आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम मौर्योत्तर काल का अध्ययन कर रहे हैं और मौर्योत्तर काल में इससे संबंधित जो देशी राज्य हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। विदेशी राज्य में भी एक पार्ट हमने पढ़ लिया है, एक पार्ट का वीडियो बना दिया गया है। जो पार्ट था अपना हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो होगा शक अथवा सीथियन, क्योंकि हिंद यूनानियों के बाद भारत में आने वाली दूसरी विदेशी जाति कौन सी है? शक अथवा सीथियन। तो आइए, आज का हमारा चैप्टर होगा शक अथवा सीथियन। देखिए, आज का जो चैप्टर है वो है शक अथवा सीथियन। आज का जो चैप्टर है वो कौन सा है? शक अथवा सीथियन। एक बार इसको समझिए आप, इनका भारत में आगमन किस प्रकार से हुआ, कुछ बिंदु हैं उनको समझिए। देखिए, ये है आपका कैस्पियन सागर, ये है कैस्पियन सागर, और यहाँ देखिए आपकी दो नदियाँ हैं। एक का नाम है आमू दरिया और एक का नाम है सीर दरिया। दो नदियां बह रही हैं, एक का नाम है आमू दरिया और एक का नाम है सीर दरिया। यहां शक निवास करते थे। तो शकों का जो निवास स्थान है वो आमू दरिया और सीर दरिया नदियों के मध्य था। एक कैस्पियन सागर है। अब इन शकों पर चीन की यूची जाति ने हमला किया। ये जो शक थे, इन शकों पर चीन की यूची जाति ने हमला किया और उसके बाद ये जो जाति है ये स्थान है आपका बैक्ट्रिया, ये स्थान है आपका पर्सिया। एक स्थान है बैक्ट्रिया और एक है पर्सिया। तो इन शकों के ऊपर चीन की यूची जाति ने हमला किया। यूची जाति ने हमला किया। चीन की यूची जाति के द्वारा शकों पर हमला किया जाता है। इसीलिए शक यहाँ से बैक्टीरिया और पर्सिया होते हुए बोलन दर्रे को पार करते हुए बोलन दर्रे को पार करते हुए कहाँ प्रवेश करेंगे? भारत में प्रवेश करेंगे। कहाँ प्रवेश करेंगे? ये भारत में। यद्यपि ये जो शक थे ये 5 शाखाओं में विभाजित होते हैं। ये कितनी शाखाओं में विभाजित होंगे? 5 शाखाओं में। कैस्पियन सागर, उसके पास देखिए यहाँ आमू दरिया, सीर दरिया नदियाँ हैं। यहाँ शकों का निवास स्थान है। शकों पर किस जाति ने हमला किया? यूची जाति, जिसका संबंध कहाँ से है? चीन से। इसका संबंध कहाँ से है? चीन से। यूची जाति ने इसके ऊपर हमला किया। इस प्रकार शक यहाँ से चलते हुए 5 शाखाओं में विभाजित होंगे। कौन कौन सी शाखाएं हैं उसका भी हम अध्ययन करेंगे। 5 शाखाओं में विभाजित हो गए और ये भारत की ओर प्रवेश करते हैं। तो बैक्टीरिया पर्सिया होते हुए बोलन दर्रे को पार किया और भारत में इन्होंने प्रवेश कर लिया। तो भारत में इस प्रकार शकों का प्रवेश होगा और भारत में इनकी कौन कौन सी क्या शाखाएं होंगी उन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, यह जो शक या सीथियन जनजाति है ये 5 शाखाओं में विभाजित हुई। 5 शाखाओं में विभाजित हो गई। 5 शाखाओं में विभाजित हो गई। जो शक थे, यहाँ जब इनके ऊपर आक्रमण किया गया तो कितनी शाखाओं में विभाजित होते हैं? 5 शाखाओं में। देखिए, जैसे नंबर 1
नंबर 1 अफगानिस्तान। तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में अपना केंद्र किसको बनाते हैं? कपिसा। एक शाखा कहाँ चली जाती है? वहाँ से चलकर अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में अपना केंद्र किसे बनाते हैं? ये कपिसा को। दूसरी शाखा नंबर 2 पंजाब। दूसरी शाखा कहाँ चली गई? पंजाब। और यहाँ ये तक्षशिला को अपना केंद्र बनाते हैं। तक्षशिला, तक्षशिला को केंद्र बनाया गया। तीसरी शाखा गई मथुरा में। तीसरी शाखा कहाँ गई? मथुरा में। यहाँ इन्होंने लगभग 2 शताब्दियों तक शासन किया था, ध्यान रखना है, 2 शताब्दियों तक शासन किया। तो ये 3 शाखाएं होगी। नंबर 4 पश्चिमी भारत में गई। पश्चिमी भारत, और पश्चिमी भारत में इन्होंने अपना केंद्र बनाया उज्जैन अथवा मालवा। उज्जैन अथवा मालवा। उज्जैन अथवा मालवा। और जो 5वीं शाखा है ऊपरी दक्कन। ऊपरी दक्कन का क्षेत्र है, दक्कन प्रदेश का ऊपरी दक्कन, उत्तरी नहीं है ये, ऊपरी दक्कन। ऊपरी दक्कन। और यहाँ इन्होंने अपना केंद्र किसको बनाया? नासिक को केंद्र बनाया। यहाँ केंद्र किसको बनाया? नासिक को। तो इस प्रकार जो शक हैं ये भारत में प्रवेश करते हैं। शक आमू दरिया, सीर दरिया नदियों के मध्य निवास करते थे। चीन की जो यूची जाति है उसके द्वारा यहाँ हमला किया जाता है। उसके बाद ये 5 शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। बैक्टीरिया पर्सिया होते हुए बोलन दर्रे को पार किया और भारत में इनका प्रवेश हुआ। तो एक जो शाखा है वो तो कहाँ चली जाती है? अफगानिस्तान में। एक शाखा कहाँ चली जाती है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इन्होंने अपना केंद्र किसको बनाया? कपिसा को। पंजाब, तक्षशिला, मथुरा, पश्चिमी भारत, उज्जैन, ऊपरी दक्कन अर्थात नासिक। इसके बाद देखिए ये जो शक हैं ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक मूलतः कहाँ के निवासी हैं? मध्य एशिया के। और इंडो ग्रीक के बाद भारत में आने वाली दूसरी जाति है। इंडो ग्रीक के बाद भारत में आने वाले विदेशी इंडो ग्रीक के बाद भारत में आने वाले विदेशी कौन हो गए? शक। और शक मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। इसके पश्चात देखिए दोस्तों पश्चिमी चीन की यूची जाति ने हमला करके इन्हें इनकी मातृभूमि से खदेड़ दिया था। और ऐसा माना जाता है कि इनका जो निवास स्थान था वो सीथिया नामक स्थान था। सीथिया नामक स्थान के निवासी होने के कारण इन्हें सीथियन कहा गया। तो सीथिया नामक स्थान के निवासी होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? सीथियन कहा गया। इन्हें सीथियन कहा गया। अब देखिए भारत में
4 केंद्र हैं। 4 केंद्रों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप और क्षत्रप इनकी उपाधि है, क्षत्रप क्या है इनकी उपाधि है। तो सबसे पहले हम बात करें उत्तरी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप, उत्तरी क्षत्रप, देखिए उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला और मथुरा, तक्षशिला व मथुरा। तो जिन्होंने तक्षशिला और मथुरा को केंद्र बनाया वो उत्तरी क्षत्रप कहलाए। शकों ने क्षत्रप की उपाधि धारण की थी। जिन शकों ने तक्षशिला व मथुरा को केंद्र बनाया था उन्हें क्या कहा गया, उत्तरी क्षत्रप कहा गया। इसी प्रकार पश्चिमी क्षत्रप, उत्तरी क्षत्रप में कौन कौन से हो गए, देखिए एक तो हो गया आपका तक्षशिला, एक हो गया मथुरा। सामान्य सी बात है, पश्चिमी क्षत्रप में कौन कौन होंगे, मालवा और नासिक, उज्जैन या नासिक या मालवा या नासिक। तो नासिक और मालवा, नासिक व मालवा। तो हमें इनका अध्ययन करना है। हमें उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप, यहाँ कौन कौन से क्या शासक आएंगे उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो दो भागों में विभाजित किया जाता है इनको, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला व मथुरा के और पश्चिमी क्षत्रप में नासिक व मालवा के। इसके पश्चात नासिक व मालवा के क्षत्रप सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। और ये जो नासिक और मालवा के क्षत्रप हैं, यहाँ का शक्तिशाली शासक, यहाँ का शक्तिशाली शासक था नहपान। ध्यान रखना है, यहाँ का शक्तिशाली शासक कौन था, नहपान। और इस नहपान ने सातवाहनों को भी पराजित किया था। ध्यान रखना है, नहपान ने, यद्यपि नहपान भी पराजित होगा, नहपान ने सातवाहनों को पराजित किया था। नहपान ने सातवाहनों को पराजित किया था। तो एक सामान्य बेस है, सामान्य जानकारी है कि शकों का किस प्रकार से भारत में आगमन होता है, ये कितनी शाखाओं में विभाजित होते हैं। भारत में उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप, इन दो का हमें अध्ययन करना है, कौन कौन से प्रसिद्ध शासक होंगे। लेकिन फिर भी इन दोनों क्षत्रपों में से पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण क्षत्रप कौन सा होगा आपका, पश्चिमी क्षत्रप। कौन सा होगा, पश्चिमी क्षत्रप, यानी नासिक और मालवा वाला। तो एक सामान्य परिचय था, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, मालवा के एक शासक थे विक्रमादित्य। मालवा के शासक कौन थे, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के द्वारा 57 ईसा पूर्व में मालवा के शकों को पराजित किया गया था। इसके पश्चात शक मथुरा चले जाते हैं और इसी उपलक्ष्य में, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में आपका जो संवत चलता है वो संवत कहलाता है विक्रम संवत। क्या कहलाता है, विक्रम संवत, जिसे कृत संवत भी कहा जाता है, जिसे मालव संवत भी कहा जाता है। तो सामान्य 2-3 बिंदु हैं, देखिए आपका विक्रम संवत, विक्रम संवत। देखिए भाई, एक तो इसे कृत संवत और मालव संवत भी कहा जाता है, मालव संवत तथा कृत संवत भी कहा जाता है। तो मालवा के नरेश कौन थे, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के द्वारा 57 ईसा पूर्व में यहाँ शकों को पराजित किया जाता है। तो मालवा के शासक, मालवा के शासक
शासक का नाम है विक्रमादित्य ने 57 BC में मालवा में शकों को पराजित किया गया और शक यहाँ से मथुरा चले जाते हैं। शक यहाँ से मथुरा चले गए। और ये जो विक्रमादित्य है ये गर्दभिल्ल वंश का शासक था, ध्यान रखना है। विक्रमादित्य कौन से वंश का शासक था? गर्दभिल्ल वंश का शासक था भाई, गर्दभिल्ल वंश का शासक था। विक्रमादित्य गर्दभिल्ल वंश का शासक था। ये सबसे पहले मालव क्षेत्र में चला, इसलिए इसे मालव संवत के नाम से भी जाना जाता है। इस उपलक्ष्य में आपका विक्रम संवत चलाया गया। तो शकों को परास्त करने के बाद विक्रम संवत चलाया गया। विक्रम संवत चलाया गया। इसकी हमें जानकारी भी मिलती है। मेरुतुंग की रचना है थेरावली, कालकाचार्य, 2 व्यक्तियों के माध्यम से इसकी हमें जानकारी मिलती है। तो ये भी हम नोट करेंगे साथ साथ। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि विक्रमादित्य ने मालवा में शकों को पराजित किया था और इस उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रम संवत चलाया था। इसकी जानकारी मिलती है एक तो नंबर 1 मेरुतुंग की रचना जिसका नाम क्या है? थेरावली। मेरुतुंग की जो रचना है उसका नाम क्या है? थेरावली। और दूसरे हैं कालकाचार्य। दूसरे व्यक्ति कौन है? कालकाचार्य। इनकी रचना है कालकाचार्य कथा। तो इसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। और जो आपका विक्रम संवत है ये पहली बार मालव में प्रारंभ किया गया था, इसीलिए इसे मालव संवत भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, मालव क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया, इसीलिए इसे मालव संवत के नाम से भी जाना जाता है। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखना है। विक्रमादित्य गर्दभिल्ल वंश के शासक थे। इन्होंने यहाँ से शकों को पराजित किया। शक कहाँ चले जाते हैं? मथुरा। और इस उपलक्ष्य में कौन सा संवत चलाया गया? आपका विक्रम संवत। इसके बाद देखिए, अब हमें अलग अलग क्षत्रपों का अध्ययन करना है, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। सबसे पहले हम बात करें उत्तरी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप देखिए, हमने बात की थी उत्तरी क्षत्रप में इन्होंने केंद्र बनाया था तक्षशिला व मथुरा को। किस किस को केंद्र बनाया था? तक्षशिला व मथुरा को। तो तक्षशिला के कौन कौन से शासक हैं? मथुरा के कौन कौन से शासक हैं? तो उत्तरी क्षत्रप में हम सबसे पहले बात करें तक्षशिला। उत्तरी क्षत्रप में बात करें हम तक्षशिला के कौन कौन से शासक हैं? माउस, एजेलिसेज। ये कहाँ से संबंधित शासक हैं आपके? शासकों का नाम याद रखना है आपको।
तक्षशिला से संबंधित माउस एजेज और एजेलिसेस, ये कहाँ से संबंधित शासक हैं? तक्षशिला से, क्योंकि उत्तरी क्षत्रप के शासक हैं। इसके बाद इसमें नंबर 2 बात करें अपन, मथुरा। मथुरा में कौन कौन से शासक हैं? हगामन और सोडास। हगामन और सोडास, इस शासकों के जनरल नाम याद रखने हैं। तक्षशिला के कौन कौन है? माउस, एजेज, एजेलिसेस और मथुरा के हगामन और सोडास, ये उत्तरी क्षत्रप से संबंधित है। नंबर 2 हम बात करें पश्चिमी क्षत्रप। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी क्षत्रप। अब पश्चिमी क्षत्रप में देखिए, तो पश्चिमी क्षत्रप में कौन कौन से वंश आएंगे, कौन कौन से केंद्र आएंगे? सबसे पहले हम बात करें मालवा। सबसे पहले हम बात करें मालवा। तो ये जो मालवा है, यहाँ कार्दमक वंश के शासक थे। यहाँ कौन से वंश के शासक थे? कार्दमक वंश के शासक। कार्दमक वंश है मालवा में। कौन सा वंश है? कार्दमक वंश। और यहाँ का प्रसिद्ध शासक रहेगा रुद्रदामन। रुद्रदामन यहाँ का प्रसिद्ध शासक रहेगा। इसके बाद हम बात करें नासिक। नासिक, नासिक में रहेगा चष्टन वंश। नासिक में कौन सा वंश है? चष्टन वंश। और यहाँ के शासक हैं भूमक और नहपान। भूमक व नहपान। तो दोस्तों एक बार पुनः देखिए आप, मालव संवत, कृत संवत अथवा विक्रम संवत, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? विक्रमादित्य के द्वारा। शकों को पराजित किया गया, शकों को मालवा से भगा दिया गया और शक कहाँ चले जाते हैं? मथुरा। कहाँ चले जाते हैं? मथुरा। इसके बाद इसकी जानकारी मेरुतुम की रचना थेरावली और कालकाचार्य की रचना कालकाचार्य कथा से मिलती है। इस संवत का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? मालव क्षेत्र में। इसके बाद उत्तरी क्षत्रप, तक्षशिला और मथुरा, इसका हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, तक्षशिला और मथुरा। तो तक्षशिला में कौन कौन से शासक हैं? माउस, एजेज, लिसेज। मथुरा को केंद्र बनाने वाले कौन कौन से? हगामन, सोडास। हगामन और सोडास। पश्चिमी क्षत्रप में मालवा। मालवा में कौन सा वंश है? कार्दमक वंश। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन है? रुद्रदामन। नासिक, नासिक में कौन सा वंश है? चष्टन। और यहाँ के प्रसिद्ध शासक कौन कौन है? भूमक और नहपान। हमें इन 2 का अध्ययन करना है, ध्यान रखना है, रुद्रदामन कार्दमक वंश और नहपान चष्टन वंश का। इनका हम इन दोनों का हमें अध्ययन करना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नहपान और आपका ये जो रुद्रदामन है, नहपान और रुद्रदामन, उन दोनों के बारे में 2-2, 4-4 लाइनें हैं, उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नहपान की। नहपान, देखिए दोस्तों, तो नहपान का संबंध कहाँ से है? पश्चिमी क्षत्रप से है। नासिक, तो इसका संबंध पश्चिमी क्षत्रप से है। संबंध पश्चिमी क्षत्रप से है। और ये नासिक, नासिक में जो शक थे, नासिक के शकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक था। नासिक के शकों में, नासिक के शकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक था। और आपको पता है कौन से वंश का है? चष्टन वंश का शासक था। इसका वंश कौन सा है? चष्टन वंश। कौन सा है? चष्टन। और इन्होंने सातवाहनों को पराजित करके बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा इसका वध कर दिया जाता है। तो इन्होंने सातवाहनों को पराजित करके एक बड़े भूभाग पर
अधिकार कर लिया था। सातवाहन वंश के राजाओं को पराजित करके बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था 124 ईस्वी में। 124 ईस्वी में गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसका अध्ययन हम सातवाहन वंश में कर चुके हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा इसका वध कर दिया गया और इस प्रकार नासिक की जो पश्चिमी शाखा थी, नासिक की जो पश्चिमी शाखा थी, इसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गई। आपको पता है, हमने सातवाहन वंश में पढ़ा था, जोगलथम्बी नासिक महाराष्ट्र में है, यहाँ से सिक्के मिले हैं। इस पर एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का अंकन है और एक तरफ किसका है, नहपान का। इस प्रकार पश्चिमी क्षत्रप, तो यहाँ बात करें अपन नासिक का अंत हो गया, अंत हो गया। और ये जो नहपान है, नहपान का दामाद था उषावदन, इसका दामाद उषावदन, इसका दामाद कौन था, उषावदन। और इस उषावदन का संबंध सातवाहनों से था। इसका संबंध किससे था, सातवाहनों से। तो कुछ नहीं है, छोटा सा है नहपान। एक ज़्यादातर हमें 2-3 बिंदु याद रखने, कौन से वंश का था, इसका केंद्र बिंदु क्या था, उत्तरी क्षत्रप है या पश्चिमी क्षत्रप है, नासिक को केंद्र बनाया, तक्षशिला को केंद्र बनाया। ये छोटी छोटी लाइनें, छोटे छोटे बिंदु हैं, इनको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला शासक है वो है रुद्रदामन। अगला शासक है दोस्तों रुद्रदामन, 130 से 150 ईस्वी। इसके बाद अगला शासक कौन है, रुद्रदामन। इनके पिता का नाम था जयदमन। इनके पिता का नाम क्या था, जयदमन। जिस प्रकार ये चष्टन वंश के हैं, तो रुद्रदामन कौन से वंश के हैं, कार्दमक वंश के। तो इनका वंश कौन सा हो गया, कार्दमक। इन्होंने उपाधि धारण की थी महाक्षत्रप की। इनकी उपाधि क्या है, महाक्षत्रप। इसी प्रकार ये मालवा के क्षत्रपों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसी प्रकार इसके बारे में कहा जाता है कि ये संस्कृत, व्याकरण, तर्कशास्त्र व राजनीति का प्रकांड विद्वान था। और इसी के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था। इसके बारे में हमें अलग से पढ़ना है। जूनागढ़ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है उसका हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो छोटे छोटे बिंदु थे आपके, नहपान और रुद्रदामन। ये चष्टन वंश का है, तो ये कार्दमक वंश का है। इसकी उपाधि महाक्षत्रप है। ये मालवा के क्षत्रों में सबसे महत्वपूर्ण शासक था। ये नासिक के क्षत्रों में सबसे महत्वपूर्ण शासक था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यहाँ आएगा नहीं, हम इसके बारे में बात करेंगे। जूनागढ़ अभिलेख।
इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख, जिसका संबंध कहाँ से है? रुद्रदामन से। रुद्रदामन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें बची हुई है उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात, ये कहाँ से मिला है? गुजरात। इसे गिरनार का लेख भी कहा जाता है। इसे अन्य नाम गिरनार का लेख, अन्य नाम गिरनार का लेख। ये 150 ईस्वी का है, यानी इस पर 72 शक संवत 72 अर्थात 150 ईस्वी का है और इसे रुद्रदामन द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था, ध्यान रखना है। रुद्रदामन द्वारा उत्कीर्ण है। इसकी भाषा है संस्कृत। भाषा संस्कृत, यानी रुद्रदामन एक विदेशी होते हुए भी संस्कृत भाषा का इतना लंबा लेख अंकित करवाता है, तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इसकी जो लिपि है ब्राह्मी, लिपि कैसी है? ब्राह्मी। इसी प्रकार ये काव्य शैली और चंपू शैली, काव्य शैली व चंपू शैली का प्राचीनतम उदाहरण है और संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा लेख भी माना जाता है। इसे संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा लेख माना जाता है। सबसे बड़ा लेख माना जाता है। और ये जो अभिलेख है, यह लेख उसी शिला पर उत्कीर्ण है, उसी शिला पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक के 14 लेखों का एक सेट तथा स्कंदगुप्त, ये गुप्त वंश का शासक है, स्कंदगुप्त के 2 लेख उत्कीर्ण हैं। यह उसी शिला पर लिखा हुआ है जिस पर अशोक के 14 लेखों का एक सेट मिलता है और आपके गुप्त वंश का शासक है स्कंदगुप्त, इसके 2 लेख उत्कीर्ण हैं। इसमें सुदर्शन झील की चर्चा है। इसमें सुदर्शन झील की चर्चा है। तो सुदर्शन झील से संबंधित 4 शासकों का नाम मिलता है सुदर्शन झील से संबंधित। तो जूनागढ़ अभिलेख, इसका अन्य नाम क्या है? गिरनार का अभिलेख, यानी गुजरात। ये शक संवत 72 अर्थात 150 ईस्वी का है। रुद्रदामन द्वारा उत्कीर्ण है। भाषा संस्कृत, एक विदेशी होते हुए संस्कृत भाषा का इतना बड़ा, इतना लंबा लेख देखने को मिलता है। लिपि ब्राह्मी,
काव्य शैली और चंपू शैली का प्राचीनतम उदाहरण है। संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा लेख है और प्राचीनतम लेख है। यह लेख उसी शिला पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक के 14 लेख का एक सेट और स्कंदगुप्त के 2 लेख उत्कीर्ण है। इसमें सुदर्शन झील की चर्चा है। सुदर्शन झील से संबंधित 4 राजाओं की चर्चा है। 4 राजाओं का वर्णन मिलता है। चार राजाओं का संबंध किससे है? सुदर्शन झील से। किससे है? सुदर्शन झील से। तो देखिए कौन कौन से राजा हैं। जैसे हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इसका गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य, ये इसका गवर्नर था। तो अपन नोट कर लेते हैं, गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो पहला शासक कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा है अशोक। तो इस समय आपके जो गिरनार प्रांत है वहां का गवर्नर था तुषास्प। तुषास्प ने यहां बांध का निर्माण एवं नहरें बनवाई। तुषास्प ने बांध का निर्माण और यहाँ नहरें बनवाई। तीसरा है रुद्रदामन, स्वयं रुद्रदामन। तीसरा कौन है दोस्तों? रुद्रदामन। और यहाँ गवर्नर है सुविशाख। सुविशाख ने बांध का पुनर्निर्माण करवाया। बांध का पुनर्निर्माण करवाया। और चौथा शासक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त पर्णदत्त का पुत्र, चक्रपालित बांध का पुनर्निर्माण करवाता है। पुनः निर्माण करवाता है। ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इस समय यहाँ का गवर्नर कौन है? पुष्यगुप्त वैश्य। अशोक के समय तुषास्प, रुद्रदामन के समय सुविशाख, स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त का पुत्र कौन था? चक्रपालित। यानी सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण किसके समय होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। उसके बाद अशोक के समय बांध का निर्माण, नहरें बनवाई गई। और रुद्रदामन के समय सुविशाख था, बांध में दरार आ गई थी, इस बांध का पुनर्निर्माण करवाया गया। स्कंदगुप्त पर्णदत्त का पुत्र, स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित यहाँ का गवर्नर था, इसने फिर बांध का पुनर्निर्माण करवाया। इसमें दरार आ गई थी बांध में। तो इस प्रकार रुद्रदामन के बारे में कहा जाता है कि अपने साथियों के विरोध के बावजूद निजी कोष से इन्होंने बांध का पुनर्निर्माण करवाया, विशाल धनराशि व्यतीत की, लेकिन जनता पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया। तो नोट, रुद्रदामन ने प्रजा की भलाई के लिए साथियों के
विरोध के बावजूद विशाल धनराशि व्यय करके बांध का पुनः निर्माण करवाया और कर नहीं लगाया, अतिरिक्त कर नहीं लगाया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रजा के हितैषी थे, प्रजा की भलाई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रजा की भलाई। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है उसका संबंध किससे है? रुद्रदामन से। और इस जूनागढ़ में हमें सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है। इस सुदर्शन जो झील है इससे संबंधित 4 राजा हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा और बचा हुआ है उसका अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो हम रुद्रदामन का अध्ययन कर रहे थे, इसमें 2-4 बिंदु और हैं वो देख लीजिए। रुद्रदामन, रुद्रदामन, एक तो रुद्रदामन के द्वारा योद्धे जनजाति को पराजित किया गया था, योद्धे जनजाति को पराजित किया गया था। तो इनके द्वारा योद्धेय जनजाति को पराजित किया गया था। रोहतक, हरियाणा के रोहतक से इनका सिक्कों का ढेर मिला है जिस पर कार्तिकेय का अंकन है। रोहतक हरियाणा से सिक्कों का ढेर मिला है। रोहतक हरियाणा से इनका सिक्कों का ढेर मिला है जिन पर कार्तिकेय का अंकन है, कार्तिकेय का अंकन है। इसी प्रकार रुद्रदामन ने सातवाहन वंश के शासक वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को 2 बार पराजित किया था। इन्होंने सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को 2 बार पराजित किया था, 2 बार पराजित किया था, 2 बार पराजित किया था। इसके बाद इसका जो साम्राज्य विस्तार है, साम्राज्य विस्तार देख लीजिए कहाँ कहाँ तक है इसका साम्राज्य विस्तार। यानी भारत में इसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक था। देखिए, जैसे नंबर 1 मुल्तान, मुल्तान, मालवा, गुजरात, काठियावाड़, मुल्तान, मालवा, गुजरात, काठियावाड़, सिंध के क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, सिंधु नदी का क्षेत्र, सिंधु नदी का क्षेत्र, उत्तरी कोंकण, उत्तरी कोंकण, ये कुछ स्थान है जहाँ तक इनके साम्राज्य का विस्तार था। तो रुद्रदामन योद्धे जनजाति को पराजित किया गया इनके द्वारा। रोहतक हरियाणा से इनका सिक्कों का ढेर मिला है। एक तो योद्धे जनजाति रोहतक हरियाणा से सिक्कों का ढेर मिला है जिस पर कार्तिकेय का अंकन है। और इसने जो सातवाहन वंश का शासक था वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, इसको 2 बार पराजित किया। और ये इनके साम्राज्य का विस्तार है। मुल्तान, मालवा, गुजरात, काठियावाड़, सिंध के क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, सिंधु नदी का क्षेत्र और उत्तरी कोंकण। तो दोस्तों
मौर्योत्तर काल में जो विदेशी राज्य हैं, विदेशी राज्यों में आपका ये दूसरा चैप्टर है। इससे पहले हमने इंडो ग्रीक या हिंदी यूनानी शासकों का अध्ययन किया था। ये जो वीडियो था, इस वीडियो में हमने शकों के बारे में अध्ययन किया। शकों का किस प्रकार से भारत में आगमन हुआ, ये 5 शाखाओं में विभाजित होते हैं, आमू दरिया, शीर दरिया, नदियों के मध्य रहते हैं, सारी बातों का हमने अध्ययन कर लिया है। इसके बाद एक पार्ट और बचा हुआ है, वो आएगा आपका मुख्य रूप से, यद्यपि पार्थियन भी है, पार्थियन में ज़्यादा नहीं है। अंतिम जो वीडियो होगा वो होगा आपका कुषाण वंश का। कौन से वंश का? कुषाण। उसके बाद हम गुप्त काल की बात करेंगे। उसके बाद अपना जो चैप्टर होगा वो गुप्त काल होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।